So today we will be dealing with one of the most important chapter of grade 7th, that is the chapter 4 heat and temperature. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या होती है हीट और क्या है टेम्परेचर. और to begin with, you all children will need to understand the difference between the relative feel of cold and hot. कब कोई चीज hot होती है और कब कोई चीज cool होती है. तो से पहले हम बात करेंगे what is matter. कि मैटर क्या होता है. मैटर इज एनीथिंग दैट हैज व्हाट, दैट हैज मास, जिसका कुछ भी वेट हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, दैट ऑक्यूपाई स्पेस. सो देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, दैट हैज वेट एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस. अब हम पढ़ेंगे ये मैटर दिखता कैसे और होता क्या. दिस मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट. दिस मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये किसका बना हुआ है. ये मैटर मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है. हर एक मैटर का पार्टिकल ऐसे मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है. और अभी हम देखेंगे, सपोज करते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल. आई हैव टेकन अप द वाटर इन अ बीकर एंड इफ आई ऑब्जर्व दिस वाटर इनसाइड द, if I'll observe this water in microscope, what I'll observe that there are so many millions of particles and all these million particles are in continuous motion. ये कैसे रहते हैं. रेगुलरली वाइब्रेट करते रहते हैं, कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं. तो इनके अंदर क्या है. इनके अंदर इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी है. और इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी किनके पास है. इन पार्टिकल्स के पास. किस फॉर्म में है ये इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी. ये इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी इनके पास हीट की फॉर्म में है. अब सिमिलरली हम एग्जांपल लेते हैं सॉलिड्स का. ये तो बात हो गई लिक्विड्स की. आपको लगता है लिक्विड्स लूजली रहते हैं, लूजली पैक्ड है, इसलिए उन्हें पार्टिकल्स मूवमेंट शो कर रहे हैं. बट क्या ऐसा सॉलिड्स में भी होता है. यस. अगर हम सॉलिड्स को ऑब्जर्व करें तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और वो अपनी जगह पर ही कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं. उनका एक फिक्स्ड पाथ है और उसी फिक्स्ड पाथ पे वो अपने फिक्स्ड पाथ पे मूव करते रहते हैं रैंडमली टू एंड फ्रो. सो दैट मीन्स सॉलिड पार्टिकल्स आर ऑल्सो इन द केस ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट और कंटिन्यूस वाइब्रेशन. Now student, if we talk about, as you can see on the screen, that what it has been shown. It is shown sun. Or when the heat is provided by the sun, the person or anything in the environment turns hot. वो गर्म हो जाती है. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सन है, सन क्या है. सन एक प्राइमरी सोर्स है. किस चीज का प्राइमरी सोर्स है. सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट. जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में हीट है वो किसकी वजह से है. सन. तो बेसिक जितनी भी हीट है हमारे एनवायरनमेंट में वो सन की वजह से है. तो सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी ऑन अर्थ बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट. अब मैं आपको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि कब कोई बॉडी हॉट होती है और कब कोई बॉडी कोल्ड होती है. तो हम जज करेंगे, वी विल बी सिंपली जजिंग दैट व्हेन अ बॉडी इज हॉट एंड व्हेन अ बॉडी इज कोल्ड. सो एज यू कैन सी वी हैव 3 large beakers filled with cold water, hot water and tap water. तो मैं आपको समझाती हूँ. जो हमने ए बीकर में क्या लिया है, वी हैव टेकन हॉट वाटर. In B we have taken cold water and in C we have taken tap water. Now what will happen? See, अब आपको इतना ही बात भी ध्यान रखनी है कि जब आप हॉट वाटर ले रहे हैं आप इतना हॉट ना लें कि इट कैन बर्न योर हैंड्स. नो. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिप आवर राइट हैंड फर्स्ट इन बॉल ए एंड लेफ्ट हैंड इन बॉल बी फॉर 2 to 3 minutes. तो अब 2 से 3 मिनट तक जब मैं अपना एक हैंड किस में पुट कर रही हूँ, हॉट वाटर में, और दूसरा हैंड जो किस में पुट कर रही हूँ, कोल्ड वाटर में. तो उसके बाद 2 to 3 मिनट्स ये करने के बाद मैं अपने दोनों हैंड्स हॉट और कोल्ड वाटर से रिमूव कर कर कहाँ पे पुट कर दूंगी, इस टैप वाटर में कंबाइन कर कर. अब जब मैंने अपने दोनों हैंड्स को डिप कर लिया इस बीकर सी में जिसमें टैप वाटर था, हम क्या नोट करेंगे. हम नोट करेंगे हमारा राइट हैंड क्या फील करेगा, ठंडा.
और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो क्या फील करेगा, गर्म। दोबारा समझिए, देखिए हमने पहले राइट हैंड को किस में, ये हमारा राइट हैंड था जो किस में था, हॉट वाटर में, और ये हमारा लेफ्ट हैंड था जो था कोल्ड वाटर में। अब जब मैंने दोनों हैंड्स को किस में पुट किया, एक टैप वाटर में, क्या हुआ, मेरा राइट हैंड जो हॉट था, ऑलरेडी बहुत गर्म था, उसे क्या फील हुआ, ठंडा, जब मैंने उसे इसमें पुट किया बीकर सी में। और जो मेरा लेफ्ट हैंड था जो बहुत ठंडा था, उसने क्या फील किया, दैट लेफ्ट हैंड को गर्म फील हुआ, इट फील्ड हॉट। सो इफ वी टॉक अबाउट कि एक ही टैप वाटर जो था, हाउ कैन इट बी हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। एक हैंड के लिए वो हॉट है, दूसरे हैंड के लिए वो कोल्ड है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो वाटर दोनों एक ही तरीके से एक्ट करे सेम टाइम पर, नो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या हुआ, ये कंप्लीटली हमारा सेंस है समझने का, हमारी स्किन का सेंस है समझने का कि कैसे कोल्ड और हॉट हमारी बॉडी है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक टैप वाटर एक हैंड के लिए कोल्ड का काम करे और दूसरे हैंड के लिए हॉट होने का काम करे, या एक ही टाइम पे टैप वाटर में दोनों टेम्परेचर के पानी देखने को मिले, नहीं। अब ये क्या हो रहा है, ये हमारा जो सेंस है वो फील कर पा रहा है कि कोई चीज हॉट थी, जो हॉट था उसे ठंडा फील हो रहा है, और जो ठंडा था उसे गर्म फील हो रहा है। ये क्यों हो रहा है अभी हम समझते हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें ये क्या हुआ, ये हमारी हीट फ्लो हुई। अब हीट क्या होता है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हमें हॉटनेस को फील करते हैं। इट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस। मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा एक हॉट ऑब्जेक्ट है और फिर यही हमारा एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट हैं, जैसे अभी हम समझेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब इस हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, जब मैं इन हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को साथ रखूंगी, मुझे क्या देखने को मिलेगा, आपको समझना है। जब हम एक हॉट और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को साथ रख रहे हैं तो क्या हो रही है, यहाँ पे हीट फ्लो हो रही है। अब हीट फ्लो कब तक होगी और क्यों हो रही है, देखिए हीट हमेशा एक हॉट ऑब्जेक्ट से एक कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाती है। मैंने रेड ऑब्जेक्ट को क्या समझा है, हॉट, और ब्लू ऑब्जेक्ट को कोल्ड। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी हीट है या हीट का फ्लो है वो कैसे होता है, वो एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में होता है। हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे अभी हमने लिया था, अगर एक रेड वाला ऑब्जेक्ट जो हॉट था वो ब्लू वाले ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाए, दोनों एक आपस में कॉन्टैक्ट में है, तो क्या होगा, एक एनर्जी फ्लो होगी। और जो एनर्जी फ्लो होती है एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में, उसे हम बोलते हैं हीट एनर्जी। सो द एनर्जी विच इज फ्लोइंग ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस इज टर्म्ड एज हीट एनर्जी। अब इसे हम समझेंगे और अच्छे से। देखिए, हमने ऑब्जेक्ट वन लिया, ऑब्जेक्ट वन का देखिए, अब हमने ऑब्जेक्ट वन लिया, ऑब्जेक्ट वन का हायर टेम्परेचर है, किससे, ऑब्जेक्ट टू से, ऑब्जेक्ट टू का कोल्ड टेम्परेचर है। अब जब ये दोनों साथ रखे थे, हीट फ्लो होती रही, कहाँ से, हॉट से कोल्ड। ये हमने पढ़ा है कि हमेशा हीट कैसे फ्लो होगी, हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। नाउ अप टिल व्हेन, कब तक होगी, पूरी लाइफ टाइम होती रहेगी, नहीं। हीट फ्लो होगी जब तक दोनों का सेम टेम्परेचर ना हो जाए, until same temperature occurs between both the object। हीट तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक एक हॉट है और दूसरा कोल्ड है। जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जैसा कि आप थर्ड पिक्चर में देख सकते हैं, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, नो हीट विल बी फ्लोइंग इन दैट केस। सो द हीट फ्लोज अंटिल देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। गर्म से ठंडे में जाएगी, जब दोनों ही सेम हो जाएंगे तो हीट फ्लो नहीं करेगी। अगर हम बात करते हैं, देखिए जो हीट है वो हीट मेजर होती है हमारी किस में, द मेजरमेंट ऑफ हीट इज डन इन द यूनिट जूल, एंड जूल इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट टर्म्ड एज जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने डिस्कवर करा, और इसलिए हमारी हीट की यूनिट क्या है,
हीट मेजर होती है बेटा जूल्स में, कैपिटल जे जिससे डिनोट करते हैं। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट, जूल। सिंपली व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, केजी। तो ऐसे सब चीज़ों को मेजर करने के लिए एक यूनिट है, और हीट को मेजर करने के लिए जो यूनिट है दैट इज जूल। नाउ अब मैं आपसे पूछूंगी, हमने पढ़ लिया हीट फ्लो हो रही है, कब हीट फ्लो हो रही है हमने ये भी पढ़ा जब दोनों बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस है। हीट फ्लो कैसे होती है, हीट फ्लो होती है एक हॉट ऑब्जेक्ट से एक कोल्ड ऑब्जेक्ट में। अब क्या आप मुझे टच कर कर बता सकते हैं करेक्ट एस्टिमेट ऑफ टेम्परेचर? मतलब अगर मैं आपको ये तीनों बीकर दूं और मैं आपको बोलूं कि आप ये बता सकते हैं देखकर कि चलो ए में वेपर्स है तो ए क्या होगा, बहुत ज़्यादा हॉट होगा। बी हो सकता है आपको नॉर्मल लगे, और सी आपको कोल्ड लगेगा क्योंकि आप देखकर बता सकते हैं उसमें आइस है। तो आप सिर्फ एक देखने के बेसिस पर, अगर मैं आपके सिर्फ सेंस ऑफ सीइंग कहूं, तो आप देखने के बेसिस पर, सेंस ऑफ विजन के बेसिस पर बता सकते हैं कि ये हमारा ए ऑब्जेक्ट हॉट है, बी नॉर्मल हो सकता है, और सी कूल होगा बिकॉज इट इज फुल ऑफ आइस। बट अगर मैं आपसे यही पूछूं कि ये ऑब्जेक्ट को आप टच कर कर बता सकते हैं कि कितना कोल्ड और कितना हॉट है वो, नहीं। यू कैन जस्ट एस्टिमेट कि ये हाँ इट इज कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड, इट इज हॉट, इट इज वेरी हॉट, बट यू कैन नॉट टेल मी द एग्जैक्ट टेम्परेचर। क्या आप मुझे एग्जैक्ट टेम्परेचर बता सकते हैं टच करने के बेसिस पर? नो, एग्जैक्ट टेम्परेचर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टच और फील। आप टच और फील करने के बेसिस पर एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता सकते हैं। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप तो टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और एग्जैक्ट वैल्यू कि कोई चीज कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है। सिर्फ ऐसे नहीं कह देना कि इट इज कोल्ड, इट इज हॉट, इट इज वेरी हॉट। नो, एग्जैक्ट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। उसे उसका टेम्परेचर कहा जाता है। और अगर अब हम बात करें टेम्परेचर मेजर किससे होता है, तो यस, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। सिंस हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकता, कंप्लीटली एग्जैक्ट नहीं हो सकता, एंड इट कैन नॉट कंप्लीटली मेजर द हीट एनर्जी लेवल कि कितना हीट का एनर्जी लेवल है। तो एग्जैक्ट हीट एनर्जी लेवल मेजर करने के लिए वी हैव व्हाट, वी हैव थर्मोमीटर। एंड यस, अब ये जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर भी अलग अलग स्केल्स के हैं। टेम्परेचर जो होता है वो मेजर किया जाता है, दैट मीन्स टेम्परेचर क्या है, मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस है टेम्परेचर की, इट इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। अब अगर हम बात करें टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज अ मेजर दैट एक्सप्रेसेस इट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कितनी डिग्री है हॉटनेस और कोल्डनेस की उस पर्टिकुलर स्केल पर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल्सियस स्केल के बारे में। यू कैन सी वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेल्सियस स्केल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्सियस स्केल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंडर्स सेल्सियस, एज यू कैन सी। अब इन्होंने ये 1743 के अराउंड किया था, एंड एंडर्स सेल्सियस डिस्कवर्ड दी सेल्सियस स्केल, यू मस्ट नो दैट। और उन्होंने कहा कि फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वाटर का वो है 0, आप लोगों को पता है, और बॉइलिंग है वो है 100 डिग्री। और उन्होंने बोला देयर आर 100 डिविजन्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। उन्होंने बोला फ्रीजिंग है 0, बॉइलिंग है 100, और इनके बीच में कितने बार में डिवाइड किया इन्होंने? 100 डिविजन्स। ये किसका कहना था? ये एंडर्स सेल्सियस का कहना था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ़ारेनहाइट स्केल की। ऐसे ही सेल्सियस स्केल होता है और सिमिलरली फ़ारेनहाइट स्केल होता है। अब ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है ये किसने डिस्कवर किया है? फ़ारेनहाइट स्केल was developed by basically Daniel Gabriel Fahrenheit। तो और उन्होंने यूनिट क्या दी है? डिग्री F,
जैसे ही सेल्सियस की थी डिग्री सी, फ़ारेनहाइट की है डिग्री एफ। अब इनके अकॉर्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इन्होंने 180 डिविजन्स लिए हैं इन दोनों के बीच में। तो जैसे अब मैं आपको समझाऊं कि हमने बात करी थी किसकी, सेल्सियस स्केल की, उनके डिविजन्स कितने थे, 100 थे। ऐसे ही फ़ारेनहाइट के कितने डिविजन्स है, उन्होंने स्टार्टिंग ली 32 क्या माना उन्होंने, फ्रीजिंग पॉइंट, और 212 उन्होंने माना बॉइलिंग पॉइंट, और उन्होंने कितने डिविजन्स लिए इनके बीच में, 180 डिविजन्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्केल के बारे में। थर्ड स्केल है हमारा केल्विन स्केल, एंड द केल्विन स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय लॉर्ड केल्विन। दिस स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय लॉर्ड केल्विन। द यूनिट ऑफ द स्केल इज के। हमें पता है इसमें डिग्री नहीं लगती है, जैसे कि अभी हमने बात करी डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बट केल्विन सिर्फ केल्विन होता है, जो लॉर्ड केल्विन ने डिस्कवर किया था। इन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया 273 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया 373। तो 273 से 373 तक इन्होंने डिविजन्स ली। इन्हें फ्रीजिंग पॉइंट 273 को माना और बॉइलिंग पॉइंट 373 को। तो कितने डिविजन्स हो गए, यस देयर वर 100 डिविजन्स बिटवीन देम। बिटवीन व्हाट, बिटवीन देयर स्केल। So moving ahead, we will be talking. So here we have talked about the three types of scale. कौन से? So here we have talked about three types of scale. कौन से स्केल थे? Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale. अब हम बात करेंगे थर्मोमीटर्स की, अलग अलग टाइप थर्मोमीटर के। और जब अलग अलग टाइप है तो उन्होंने अलग अलग स्केल को ऑप्ट किया है। जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर दोनों स्केल में एग्जिस्ट करता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। फिर हमारा लैबोरेटरी थर्मोमीटर है जो लैब्स में यूज होता है। और थर्ड हमारा मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर है जो एनवायरनमेंट के, हमारे वेदर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर। सी, मोस्ट ऑफ अस यूज अ थर्मोमीटर in our homes to measure the body temperature. And when do we use it? Yes, when we have fever. So such a thermometer which is used to measure the temperature of the patients or the human body is called as clinical thermometer. Now, what are the parts of the clinical thermometer? We will be talking about it. This portion, the clinical thermometer, as you can see, it's long, narrow and uniform tube of glass. And there is a bulb at one end, which you can see, this is the bulb, and the other end is sealed, as you can see at the top. The other end is also sealed. Further, we have kink. I'll be showing you that how is the kink exactly look like and what is the function of kink. And this is the stem. The entire portion above the kink is termed as stem. Now, this clinical thermometer, all the space, it's extended from 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही है, इसके सारी रेंज जिससे ये मेजर कर सकता है। और ये ऐसा क्यों है कि 35 से 42 तक के ही लेवल में है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that the temperature of a human body never goes beyond this temperature. ना इनसे कभी नीचे जाता है ना इससे कभी ऊपर जाता है। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो इसी रेंज में रहता है। अब स्पेशली बात करें 35 से 36 तक की, तो अगर मैं स्पेसिफाई करूं और मैं आपको दिखाऊं कि इनके बीच में 10 डिविजन्स हैं और हर डिवीजन क्या शो कर रहा है? हर डिवीजन शो कर रहा है 0.1. दैट मीन्स द नेक्स्ट डिवीजन आफ्टर 35 डिग्री सेल्सियस वुड बी व्हाट? 35.1. नेक्स्ट वुड बी 35.2, ताकि क्लियर विजन हो, हमें क्लियरली पता चल सके कि हर एक डिवीजन कितना स्पेसिफाई कर रहा है। सो द रेंज इज फ्रॉम 35 to 42. The next, if we talk about in the case of clinical thermometer, you can see specifically a silver line has been shown,
एंड व्हाट इज द सिल्वर लाइन? दिस सिल्वर लाइन इज द मर्करी। यही मर्करी है जो हमें शोकेस करती है कि क्या टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का। अब मैंने आपको बताया था किंक। आप देख सकते हैं कि थर्मोमीटर में एक स्पेसिफिकेशन होती है, एक कर्व होता है, और इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? इस कर्व को हम बोलते हैं किंक। तो किंक क्या है? किंक एक बेंड है, एक कर्व है, और कहाँ पर है? थर्मोमीटर में है। इसका काम क्या है कि जो मर्करी ने लेवल रिकॉर्ड किया है ना बॉडी टेम्परेचर का, जब हम अपने माउथ से या अपनी बॉडी से थर्मोमीटर को निकाल लेंगे तो हो सकता है कि वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नोट कर ले। तो बॉडी से निकालने के बाद भी टेम्परेचर जो है वो डाउन फ्लो ना करे, जो एग्जैक्ट टेम्परेचर था ह्यूमन बॉडी का वो ही रहे। तो किंक क्या करता है? किंक का वर्क क्या है? किंक प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ मर्करी कॉलम इनटू द थर्मोमीटर बल्ब, कि दोबारा नॉर्मल टेम्परेचर ना हो जाए व्हेन थर्मोमीटर इज रिमूव्ड आउट ऑफ द पेशेंट्स body. So this is the very important function of kink. Moving ahead, we will be talking about the thermometer readings. See, as I told you and already explained you that we have 2 degree scales, Celsius and Fahrenheit, and Celsius have 100 divisions between it, and on the other hand Fahrenheit has 180 divisions. तो थर्मोमीटर का जो स्केल है वो मोस्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होते हैं उसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स दोनों होते हैं, और जो हम अपने घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं वो क्या होता है? वो फ़ारेनहाइट होता है, ताकि हमें पता चल सके एग्जैक्ट। हम बोलते हैं ना 98 डिग्री हमारा टेम्परेचर है, 98 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो हम 98 डिग्री सब सेल्सियस में तो एग्जिस्ट करता नहीं है, अभी हमने पढ़ा था सेल्सियस की रेंज 35 से 42 है। तो मतलब जो थर्मोमीटर हम घर में यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सा स्केल है? उसमें फ़ारेनहाइट स्केल है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे दोनों नॉर्मल क्लिनिकल थर्मोमीटर हैं जो हमें जनरली मिलते हैं। ये फ़ारेनहाइट डिविजन्स दिखा रहे हैं और ये क्लिनिकल थर्मोमीटर में सेल्सियस डिविजन्स दिखा रहे हैं। सो 0 से 100 तक 100 डिविजन्स, 32 से 212 तक 180 divisions in the case of Fahrenheit. And you also need to remember that the normal temperature of the body is 37 degree Celsius or 98 degree Fahrenheit. फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98 डिग्री और सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री। इसे आप ऐसे भी रिकैप्चुलेट कर सकते हैं। यू कैन टेक अप द स्क्रीनशॉट एंड रिमेंबर, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन सेल्सियस 37 डिग्री, नॉर्मल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 98.6. Now there are certain important steps which you should keep in mind when we are talking about how to keep a thermometer or how to use a thermometer. The very first point is you should wash the thermometer before and after use with an antiseptic solution. आपको उसे अच्छे से वॉश करना है 1 to 2 minutes के लिए, ताकि कोई पहले की रीडिंग ना हो और फिर आपको उसे यूज करना है. Second, read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. आप बिल्कुल सामने से देखेंगे थर्मोमीटर को, नीचे ऊपर करके नहीं, ताकि आपको एग्जैक्ट रीडिंग्स मिल पाए. नेक्स्ट, ensure the level of mercury is below 35 degree Celsius before use. लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, कम हो. ये ना हो कि आपको गलत रीडिंग्स मिल जाए. तो लेवल ऑफ मर्करी मस्ट बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. और डू नॉट हैंडल द थर्मोमीटर बाय बल्ब. आपको मैंने समझाया था कि इस पार्ट को हम बल्ब बोलते हैं और रिमेनिंग पार्ट को हम स्टेम बोलते हैं. तो जब हमने उसे माउथ से निकाल लिया और रीडिंग देख रहे हैं, तो रीडिंग देखते वक्त हमें उसे बल्ब से होल्ड नहीं करना है, हमें स्टेम से होल्ड करना है, ताकि बल्ब गलत हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रिकॉर्ड ना कर ले. एंड द लास्ट, वी मस्ट हैंडल इट विथ केयर. अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से थर्मोमीटर टच हो गया तो वो ब्रेक हो जाएगा, और इसीलिए ही हम थर्मोमीटर को क्या बोलते हैं, हम थर्मोमीटर को फ्रेजाइल बोलते हैं. और ये जो आपको सिंबल दिख रहा है आपकी लेफ्ट साइड, ये भी फ्रेजाइल का है. कितने ऑब्जेक्ट्स में आपने अपने सराउंडिंग्स में देखा होगा कि ये सिंबल बना हुआ है. तो ये सिंबल क्या डिनोट कर रहा है? ये सिंबल डिनोट कर रहा है कि ये चीज क्या है, फ्रेजाइल है. अदरवाइज लगकर किसी भी चीज से, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से ये टूट जाएगी. तो हमें उन ऑब्जेक्ट्स का ध्यान रखना चाहिए जो फ्रेजाइल होते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज द लैबोरेटरी थर्मोमीटर. क्या है लेबोरेटरी थर्मोमीटर? यस,
थर्मोमीटर जो लैब्स में यूज करे जाते हैं और स्पेसिफिकली जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रिकॉर्ड करने के लिए काम आते हैं. सो दीज thermometer you will be finding in where? You will be finding it in labs, in the school labs or in any specific labs. So these thermometers are specifically found in the labs and are used to record or measure the temperature of objects like boiling water and ice, and are obviously used in the labs. You also need to remember that these thermometer range from -10 to 110. -10 से 110 तक इनकी रिकॉर्डिंग होती है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, क्योंकि इन्होंने जो रिकॉर्ड करना है टेम्परेचर वो बहुत वास्ट है, वो बहुत ज़्यादा है और इसलिए ये बहुत लॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू क्लिनिकल थर्मोमीटर. और आपको ध्यान रखना है कि जब हम रिकॉर्डिंग ले रहे हैं हमने इसे प्रॉपरली वर्टिकली अच्छे से प्लेस करा हो. स्लैंटिंग वे में थर्मोमीटर प्लेस करके करेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको नॉर्मली वर्टिकली अच्छे से प्लेस करना है. एंड वन मोर थिंग यू शुड कीप इन माइंड दैट देयर इज नो किंक इन इट. किंक नहीं होता, तो जैसे ही हम उसे बाहर निकालेंगे उस इंस्ट्रूमेंट से या उस बीकर से जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स इरेज हो जाएंगी, उसके पास कोई recorded नहीं रहेगा. So there is no kink in case of laboratory thermometers. The third category, as you can see, is the maximum and minimum thermometer. Now what is this maximum and minimum thermometer, students? These type of thermometers are specially designed to record the maximum and minimum temperature of an area during 24 hours of the day. तो जो हमारे को वेदर रिपोर्ट मिलती है टीवी में, रेडियो में, न्यूज़ में, वो सारी किसकी वजह से मिलती है? मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर की वजह से, जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं और हमें डेली एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के बारे में बताते हैं. अब अगर हम बात करें डिफरेंस की क्लिनिकल और लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बेसिस पे, अभी मैंने आपको समझाया क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज बहुत कम है तो इसलिए वो स्मॉल साइज के होते हैं, और लैबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज बहुत ज़्यादा है इसलिए वो बहुत लार्ज साइज के होते हैं. तो ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. दूसरा, क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत कम है क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा ना कम हो सकता है ना इससे ज़्यादा हो सकता है. बट अगर लैब की बात करें, लैब थर्मोमीटर्स की रेंज बहुत ज़्यादा है, -10 से 110, क्योंकि हमें पता है कि कैसे टेम्परेचर वेरी करता है अलग अलग सब्सटेंसेस का हमारे लैब्स में. नेक्स्ट, अगर अब हम बात करें थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में क्या देखने को मिलता है? मैंने आपको समझाया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में किंक होता है और उस किंक का काम क्या होता है कि वो प्रिवेंट करेगा बैकफ्लो, कि कोई भी चीज़ वापस ना आ जाए. क्या कोई भी चीज़? मर्करी का लेवल वापस ना आ जाए. और लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स में कोई किंक की रिक्वायरमेंट नहीं होती. देयर इज नो किंक इन केस ऑफ लैबोरेटरी thermometers. So these were the three important difference between clinical and laboratory thermometer. Moving ahead, we will be talking about the temperature conversions. अब जो चीज सेल्सियस में है उसे हम फ़ारेनहाइट में लिख सकते हैं, या जो चीज फ़ारेनहाइट में उसे हम सेल्सियस में लिख सकते हैं. हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं. कैसे कन्वर्ट करेंगे? लाइए मैं आपको टास्क इजी कर दूं. तो आप प्लीज इस स्क्रीन पे जो आपके फॉर्मूलाज हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन्हें अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए. यू मस्ट लर्न इट. लेट्स लर्न दिस एंड go through how to do the temperature conversions. So yes, the very first temperature conversion will make you more clear about the fact that how to convert 40 degree Celsius to Fahrenheit. तो जब हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, हम क्या करते हैं? हमारा पहला स्टेप होता है जो भी हमें सेल्सियस में दे रखा है उसे हम मल्टीप्लाई करें. किससे मल्टीप्लाई करें? 9/5 से. तो जब हम 9/5 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें 32 ऐड करेंगे, हमें फ़ारेनहाइट में आंसर मिलेगा. सो 5 8s are 40, 8 9s are 72 and 72 plus 32. Yes, 72 plus 32 will give us what? Will give us 104 degree Fahrenheit. So if I'll ask
What is 40 degree Celsius into Fahrenheit? 40 degree Celsius is 104 degree Fahrenheit. Moving ahead to the next. How can we convert Fahrenheit to Celsius? अब Fahrenheit को Celsius में कैसे convert कर सकते हैं, वो भी बहुत easy task है. हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, जो भी हमें Fahrenheit में दे रखा है उसे हम 32 से सब्ट्रैक्ट कर दें. 32 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 63 आया. अब जो भी हमारे पास आ रहा है टेम्परेचर, उसे हम 5/9 से मल्टीप्लाई कर दें. तो 9 7 सा 63 एंड 7 5 सा 35. तो ये जो आपका टेम्परेचर है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो क्या बन गया 35 डिग्री सेल्सियस. तो ये तरीका था कि हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसा कि मैंने कहा, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए. ये टेम्परेचर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब हम क्या समझ रहे हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स. और ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शो कर रहे हैं, रेगुलरली मूव कर रहे हैं. और जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस है, इनमें क्या है, इनमें एनर्जी है. और इनकी एनर्जी को पर्टिकुलर में एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी किसी भी मूवमेंट की एनर्जी को बोलते हैं. तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मतलब उनमें क्या है, उनमें काइनेटिक एनर्जी है. तो हर एक पार्टिकल की एनर्जी, हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को मिला के जो पूरे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है, उसे हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी.